वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज का जो सब्जेक्ट है वो भी नया है आप लोगों के लिए। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि इस सेशन को पूरा एंड तक देखें और इसमें जो है बेसिक क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी वे में आप ग्रैस्प कर सकते हैं और ये आपके आराम से आसानी वे में जो है 5 नंबर आपके ला सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट आउट किए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं और 7-8 क्वेश्चन में से 1-2 जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये एक हो सकता है। तो इस सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो स्क्रीन पर देखिए आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी होता है आपको पता होगा 2 टाइप की क्वांटिटी होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। उसमें से जो है डायरेक्शन और मेज़रमेंट दोनों को अगर देखा जाए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और अगर सिर्फ मेज़रमेंट को देखा जाएगा तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्केलर क्वांटिटी है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है फोर्स वेलोसिटी, थर्ड है एक्सेलरेशन एंड फोर्थ लास्ट ऑप्शन है टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा जो है स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स आप लगाते होंगे कभी भी, ध्यान दिए होंगे ये बॉक्स है, इसको आपको धक्का देना तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें डायरेक्शन आ गया तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में कोई चीज़ मोशन, वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड में जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके डिफिनेशन में यही आता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन वर्ड आ गया तो ये भी एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका एक्सेलरेशन, ये भी होता है रेट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन देखता है कि मोशन के साथ हो रहा है, मोशन के अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जहाँ पे आ गया तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ही आपका करेक्ट आंसर है। तो बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है एसआई यूनिट क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वोल्ट, सेकंड है एम्पियर, थर्ड है ओम, फोर्थ है कूलम। तो इनमें जो ऑप्शंस है उनका भी देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन किसका एसआई यूनिट है। तो फर्स्ट जो है वो वोल्ट है, वो किसका एसआई यूनिट है? पोटेंशियल का है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट है एम्पियर, थर्ड है आपका ओम, ओम किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है। एंड लास्ट है कूलम, कूलम किसका होता है एसआई यूनिट? वो चार्ज का होता है। तो आपका जो ऑप्शन है बी नंबर वो करेक्ट है। वो एसआई यूनिट किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का होता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है? तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी निकालने का, 1/2 mv²। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो mgh होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड नंबर। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर हम लोग इस वॉल को धक्का देते हैं तो यहाँ पे जो है मेरा एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हो गया साउंड के फॉर्म में। और तो कोई भी वर्ल्ड का एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ होता है या सेकंड लॉ होता है या जीरोथ लॉ होता है या थर्ड लॉ? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो है जीरोथ लॉ, सेकंड है फर्स्ट लॉ, थर्ड है सेकंड लॉ
एंड डी नंबर ऑप्शन जो है वो थर्ड लॉ है। तो इसका सही आंसर जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा इजी है। एसआई यूनिट से एक क्वेश्चन यूजली रिपीटेड फॉर्म में किसी का भी एसआई यूनिट दे ही देता है। तो यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वॉट, सेकंड है जूल, थर्ड है न्यूटन, फोर्थ है वोल्ट। तो आपके घर में भी ये पावर का यूनिट, कितना पावर का बल्ब है ये नहीं पूछते, कितना वॉट का है ये पूछते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पर ही डिस्कशन किया था कि उसमें ऑप्शन था ओम। तो ओम जो है वो किसका ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। सो 9 नंबर क्वेश्चन जो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यूनिट एंड डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी वे में आप उससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, और इसका हाँ डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हर्ट्ज, सेकंड है न्यूटन, थर्ड है पास्कल, फोर्थ है वॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आप सिंपल वे में इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। इसका डायमेंशन क्या होता है आप इसको भी ध्यान में रखें। तो m0 L0 t टू द पावर -1 क्योंकि पर सेकेंड होता है। तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल टिक करना है m0, मतलब कि उसमें मास नहीं होता, लेंथ नहीं होता, पर सेकेंड, इसीलिए t-1। तो बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को, आज का 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इसमें से कौन सा फोर्स जो है वो मतलब नेचर में पाया जाता है, फंडामेंटल फोर्स है वो हमेशा हर जगह यूनिफॉर्म वे में पाया जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग ज़रूर सुनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये पेन है तो अगर मैं छोड़ूंगी तो वो नीचे, तो ये यूनिफॉर्म फंडामेंटल फोर्स जो कि हर जगह लागू, हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो देखने के लिए मिला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, अगर मतलब कि अगर ये पेन भी है तो इसमें स्टैटिक एनर्जी चार्जेस जो है यूनिफॉर्म वे में, इक्वल वे में प्रेजेंट रहता है। और अगर इसको हम रब करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स अगर आप, हाँ ये वॉच, लेकिन हमारा जो रोटेशन होता है अर्थ का, इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट रहता है। तो तीनों के तीनों फोर्स जो है नेचर में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन। तो वर्क डन, कोई भी काम करते हैं उसको हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है W = F × D, बी ऑप्शन जो है W = तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्क डन जो होता है वो दोनों का मल्टीपल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग किसी भी पार्टिकल में कितना फोर्स लगाते हैं और वो मूव करके कितने डिस्टेंस को कवर करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। लेकिन वर्क डन जो है 90 डिग्री, अगर इसमें हम लोग अगर डिटेल में जाएंगे, जब स्केलर वेक्टर के फॉर्म में आएंगे, तो 90 डिग्री पर अगर कोई काम हो रहा है तो उसको वर्क डन वहाँ पे उसका 0 हो जाता है। तो इसका फेमस एग्जांपल भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो 90 डिग्री पर जैसे कूली अपने सर पर वो लगेज लेकर के जा रहा है, तो क्या वहाँ पे वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग है काम वहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, लेकिन वर्क डन तो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पास्कल, जूल, न्यूटन,
वॉट। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो प्रेशर क्या होता है? किसी सरफेस एरिया पर हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पास्कल। ठीक है, बहुत इजी था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग मूव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। इसमें से कौन सा वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है? लाइट वेव, साउंड वेव, रेडियो वेव या फिर एक्सरे। कौन सा वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है? मूवमेंट, पार्टिकल मूवमेंट होता है वहाँ पे। तो साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव में आता है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। किसी का मोमेंट इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वॉल है और एक हम बॉल को m मास से फेंकते हैं v वेलोसिटी से। तो यहाँ पे m v1 और वो कितने फोर्स से वापस बाउंस होकर के आ रहा है? m2 v2। और तो ये दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होता है, इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा करेक्ट है? टोटल मोमेंटम बिफोर ऑफ कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। टोटल मोमेंटम, सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन जो है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, यहाँ पे टकराने से पहले जो है, मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बता दिया है, मैं एक बार क्लियरली आपको लिख देती हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो सेकेंड नंबर जो है वो बोल रहा है बिफोर कॉलिजन, यहाँ टकराने से पहले जो है वो ग्रेटर होता है आफ्टर ये बॉल वापस बाउंस होने के बाद। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इक्वल होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज लेस देन भी नहीं होता है, और टोटल मोमेंटम इज जीरो, नहीं, इन दोनों का आपस में इक्वल ही होता है। यही है हमारा फॉर्मूला भी। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल फॉर्म कर सकता है कि m1 दिया होगा, v1 दिया हुआ होगा और बोलेगा कि बाउंस होने के बाद जो है वेलोसिटी सेम हो गया, मतलब कि v1 और v2 यहाँ पे सेम हो गया, और m2 का वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका 14 नंबर जो आंसर है 14 नंबर क्वेश्चन का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, उसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। टोटल मोमेंटम बिफोर अ कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो इसीलिए इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कूलम होगा। ठीक है, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका यहाँ पे दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। तो एक सरफेस है वो प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस होना चाहिए। उस पर एक रे फॉल होता है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और वहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनता है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। बाउंस होने के बाद जो रे वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ नॉर्मल के बीच में फर्स्ट लॉ क्या होता है? ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है एक ही सरफेस पे ले करता है। सेकंड क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है, मैंने क्या कहा, नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट ऑप्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यू कैन सी द वर्ड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे पूछ रहा है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। तो वर्ड का भी आप लोग ध्यान में रखें कि गलती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का स्पेलिंग देख सकते हैं, FLEC है, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर, ज़्यादा होता है, नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लेस देन, नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड यहाँ पर से आपके 2-3 टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? 2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है वो एसआई यूनिट क्या होता है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक रेज निकल रहे हैं उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, आउटिंग। ओके, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, वेबर होता है या फिर न्यूटन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल, आप लोग ध्यान में रखें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते बिना देरी के। तो आज का जो सेशन का 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, कनकेव और कन्वेक्स मिरर किसको और किस टाइप का वो देखने में लगता है। अगर वो केव टाइप का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस, ठीक है, अंदर के तरफ धसा हुआ, तो उसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। मैं हमेशा ये गुफा क्या होता है, धसा हुआ रहता है ना, अंदर जाना रहता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। और बाहर की तरफ, और ये कंजर्व करता है, रेज जो होंगे इसमें ऐसे करके कंजर्व फॉर्म में आएगा, और ये डाइवर्ट करेगा बाहर की तरफ अगर रेज, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस तरीके से दोनों सरफेस जो है इसका उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी क्या है। इट कन्वर्जेस लाइट रेज, या फिर डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे जो आपका मैंने अभी जस्ट बताया कि लाइट रेज को क्या होगा, अंदर की तरफ कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर लाता है, उसको हम लोग कन्वर्जेस कहते हैं। तो इसका प्रॉपर्टी कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही देख सकते हैं, इट कन्वर्जेस लाइट रेज। ओके, नेक्स्ट, और ये ऑप्शन किसका होगा, डाइवर्ज लाइट रे, ये होगा कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। डेंसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो रॉ इक्वल्स टू फ्रैक्शन बाई वी। तो डेंसिटी जो है या फिर रॉ, ये सिंबल है किसका, रॉ का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई वी। सेकेंड ऑप्शन जो है वो वी बाई एम, नहीं ऐसा नहीं होता है, एम बाई वी होता है। एम इंटू वी नो, एम प्लस वी नो। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत है, फर्स्ट नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो है, ये मैग्नेट है, कितने दूर तक मैग्नेट का इफेक्ट रह रहा है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं वो है टेस्ला, सेकंड है गॉस, थर्ड है वेबर और फोर्थ है एम्पियर। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, हम लोग बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21st नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या, एक बॉल आप पकड़ के यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं और उसको आप थोड़ा ऊपर तक फेंकते हैं, तो इस टाइप का वो सीधा नहीं जाता है, बॉल थोड़ा ऊपर जाता है देन नीचे आता है। तो इस टाइप का मोशन अगर वो कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बीच में जो है उसका हाईएस्ट हाइट होता है, और कितने वेलोसिटी से ये मूव किया बॉल गया, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें से प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ लीफ, पत्ता गिरेगा तो सीधा नीचे गिरेगा, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ पे नहीं होगा। रोलिंग ऑफ बॉल, थ्रोन ऑफ बॉल, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुका है, सेम एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस में भी देखने को मिला। तो आप क्लियरली बता सकते हैं, स्पैनिंग टॉप, इस तरीके का लट्टू होता है, उसको घुमाते हैं, तो क्या कोई मोशन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल फॉर्म में हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, थ्रोन बॉल होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का जो है वो प्रिंसिपल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूइड। ये फ्लूइड है पानी, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग
डाल दिए, ठीक है। देन और उस वजह से जो पानी बाहर आएगा बॉयंस वो बाहर निकल करके आता है, डिस्प्लेस्ड होता है। कभी आप एक बकेट फुल ऑफ बकेट, उसमें आप कोई स्टोन डाल रहे हैं तो कुछ पानी नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेस्ड वाटर कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आपने देखा वो है एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल रहे हैं और इस वजह से बॉयंसी ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिस वजह से पानी बाहर गिर जाता है, वो इक्वल होता है। वो बॉयंसी फोर्स जो होता है वो वेट इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना पानी बाहर निकला उसके वेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बी जो है बॉयंसी फोर्स है, बॉयंट फोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो है बी नंबर जो ऑप्शन है, एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड सिंक टू द बॉटम। कोई ऑब्जेक्ट है वो जा करके नीचे बैठ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड फ्लोट ऑन द सरफेस। नहीं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा वो डिपेंड करता है हमारे डेंसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका डी नंबर, एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंसेस नो बॉयंट फोर्स। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं कोई बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का, उसका सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है। एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डालेंगे तो उस पर बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, एंड इस वजह से जो पानी बाहर की तरफ गिरता है वो दोनों आपस में बॉयंट फोर्स एंड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वो आपस में इक्वल होता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आज देखते हैं। आज का जो 23rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको भी डाला जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है फैरेड, सेकंड है ओम, थर्ड है वोल्ट एंड डी नंबर एम्पियर होता है। हम लोग कैपेसिटेंस को कौन से एसआई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं? एक साइंटिस्ट थे फैरेड, उसी के नाम से उन कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट पढ़ा है, जैसे कि न्यूटन फोर्स का है, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसी तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 24th नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है। अगर आप लोगों थोड़ा सा सेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड नंबर जो है ऑप्शन बी नंबर, टोटल एनर्जी इज आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। सी नंबर जो है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ओनली डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। डी नंबर जो ऑप्शन होता है, हम लोग देख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डिक्रीजेज ओवर टाइम। तो हमारा एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम लोग खा पी के गए हैं बहुत एनर्जेटिक है, शाम तक में हमारा डिक्रीज होता है, इसी पे बेस्ड होता है प्रिंसिपल। ये बिल्कुल भी आप अगर सोच रहे हैं तो गलत है। तो मैंने पहले ही फर्स्ट थर्मोडायनामिक के लॉ में डिस्कस कर दिया था कि एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म। तो आपका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट आज का जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं? P इक्वल्स टू वी आई, या फिर P इक्वल्स टू वी बाई आई, या फिर आई वी, या डी ऑप्शन जो है फ्रैक्शन ऑफ आई वी, आई बाई वी। नहीं, इसका सर जो करेक्ट आंसर होता है वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका पार्ट मैं नेक्स्ट डे ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करें, मेरे आंसर को नहीं देखें, आप पहले अपना आंसर खुद कमेंट सेक्शन में डालें एंड देन हमारे आंसर से मैच करें। तो आप इस सेशन पर बने रहें और प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।